बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डीपीओ था। जब एक इलाके में सर्वे करने गया तो वहां एक लड़की मुझे दिखी जो 20-25 बच्चे अपने इर्द गिर्द बिठाए बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वो मुझे देखकर डर गई और पीछे होते हुए बोली, मैं और बच्चे नहीं जनूंगी, दूर हटो मुझसे। मैं हैरान हुआ कि क्या माजरा है। तभी वहां करीब खड़े लोग बोले, साहब ये हर साल 5-5 बच्चे जन्म देती है, मगर ये नहीं बताती कि किसके हैं। मैंने फौरन तहकीकात करवाई और जो रिपोर्ट आई उसने जान निकाल दी। कहा जाता है कि कुछ ऐसे सच होते हैं जो जमीन में दफन हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि जब वो बाहर आते हैं तो कब्रें भी चीख उठती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही सच की है जो ना सिर्फ कब्रों से बाहर आया बल्कि जिंदा लोगों के जमीर को भी दफन कर गया। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब मैं डीपीओ बना और सर्विस के दौरान थाने गया। मेरा वो पहला दिन था जब मैं गाड़ी में बैठा उस दिन उस इलाके की तरफ जा रहा था। मैंने कई जराइम देखे थे और कई और कातिलों का सामना किया था, मगर जो फाइल इस वक्त मेरे सामने डेस्क पर पड़ी थी वो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, क्योंकि इस तरह का ये पहला केस था जिसकी फाइल मेरे सामने आई। न कोई शिकायत कुनिंदा, न कोई गवाह, बस एक नामालूम कॉल। मैं डीपीओ इमरान हयात अपने मातहत अफसरान के साथ इलाके के हालात जानने निकला था। मुझे उस इलाके के सर्वे के दौरान ये अंदाजा नहीं था कि एक आम सा दिन मेरी जिंदगी को झंझोड़ कर रख देगा। सारा दिन सर्वे के बाद जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस पहुंचते ही मुझे एक नामालूम कॉल आई। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल कान को लगाया तो जो आवाज मेरे कानों से टकराई उसने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया, क्योंकि कॉल करने वाली कोई लड़की थी जिसने खौफ और घबराहट के मारे अपना नाम तक न बताया। बस ये बताया कि फलां जगह गांव में एक लड़की है जो हर साल 5 बच्चे जनती है, मगर आज तक उसने किसी को ये नहीं बताया कि वो बच्चे किसके हैं और उसका शौहर कौन है। जैसे ही मैंने लड़की से मजीद तफसीलात पूछी तो उसने फौरन कॉल बंद कर दी। मैं खुद से बैठा सोच रहा था कि आखिर इस खौफ की वजह क्या है। जो भी हो, मैं इस पर एक्शन जरूर लूंगा और इस मामले की तह तक जाऊंगा। मैंने बिला ताखीर फौरन अपनी टीम को तैयार किया और गाड़ी निकाल ली। पूरे रास्ते मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। क्या ये किसी नफ्सियाती मसले का केस है या फिर किसी गैर कानूनी सरगर्मी की पर्दापोशी। हमारी गाड़ी धूल से अटे रास्ते पर चल रही थी, जहां सूरज की रोशनी भी मध्यम थी। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे, जैसे वो भी मेरे सवालों के जवाब छुपा रहे हों। सूरज ढल रहा था, मगर गांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो माहौल भी कोई राज छुपा रही हो। जब हम गांव पहुंचे तो हर तरफ एक अजीब सा सकूत था, जैसे हवा भी सांस रोक कर खड़ी हो। गांव के लोग खेतों और घरों के बाहर खड़े हमें घूर रहे थे। गांव वालों की आंखों में खौफ था या शर्मिंदगी, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाकर गाड़ी रोकी तो मैंने किसी की तलाश में इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। तब मेरी नजर एक कच्ची झोंपड़ी पर पड़ी तो मेरी नजरें एक लम्हे के लिए छिटक गईं और मैं खुद से सवाल करने लगा कि आज के दौर में क्या कोई इस झोंपड़ी जैसी जगह में रह सकता है। झोंपड़ी बहुत पुरानी और बुरी हालत में थी। मैंने अपनी टीम को वहीं पर रुकने का इशारा किया और खुद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मेरी नजर झोंपड़ी के बाहर एक लड़की पर पड़ी जो जमीन पर बैठी हुई थी। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर मैं एकदम चौंक गया। बिखरे बाल, फटे पुराने और गंदे कपड़े, और वो बहुत कमजोर सी थी जिसके गिर्द 20 बच्चे खामोशी से बैठे हुए थे। ये मंजर इतना अजीब था कि मैं कुछ लम्हों के लिए साकत रह गया। बच्चे ना रो रहे थे ना हंस रहे थे, बस खाली आंखों से देख रहे थे। उन बच्चों की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो इस उम्र में होती है, बल्कि एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे उन्होंने अपनी उम्र से पहले ही दुनिया का सब कुछ देख लिया हो। बच्चों की हालत बहुत काबिल रहम थी। मैं उसके करीब गया। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनाई दी तो वो लड़की एकदम चौंक गई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जैसे मैं कोई दरिंदा हूं और उसे कुछ नुकसान पहुंचा दूंगा। वो बच्चों को खुद से करीब करते हुए अचानक एकदम चीख उठी, दूर हटो मुझसे, मैं और बच्चे नहीं जनूंगी, दूर हटो। उसकी ये बात सुनकर न सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी की पूरी टीम भी हैरान रह गई। मैंने नरमी से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मेरे अल्फाज ने उस पर कुछ असर न किया। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ था, ऐसा खौफ जैसे वो कई जिंदगियां झेल चुकी हो। मैंने बहुत कोशिश की कि वो कुछ तो बोले ताकि हमें कुछ सुराग मिले कि आखिर उन बच्चों का बाप कौन है। मैं उन बच्चों को और उनकी मां को इंसाफ दिलाना चाहता था। गांव वाले सभी खामोश खड़े थे। मैं वहां से उठा, बहुत से गांव वालों से तफ्तीश की, मगर मुझे उस केस का कोई सुराग न मिला। मैं जल्द अज जल्द इस केस की तह तक पहुंचना चाहता था। जब मुझे वहां से कोई भी मालूमात इकट्ठी न हुई तो मैं वापस जाने के लिए अपनी टीम के हमरा गाड़ी में बैठा तो पीछे से मुझे एक बूढ़ा आदमी पुकारते हुए बोला, साहब, जितना मैं उस लड़की के बारे में जानता हूं
उतना तो आपको बता सकता हूं। ये बेचारी भी तो मेरी बेटियों जैसी है साहब। ये हर साल यहीं इसी झोंपड़ी में 5-5 बच्चे जन्म देती है, मगर ये किसी को बताती नहीं कि इन बच्चों का बाप कौन है। हमने लाख दफा कोशिश की इससे पूछने की, मगर ये खामोश रहती है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। एक औरत जो हर साल इतने बच्चे जन रही हो, पूरा गांव कैसे बेखबर हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं था। ये बात जानने के बाद मेरे अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। ये कोई आम बात नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बच्चे, एकदम मेरा दिमाग घूम कर रह गया, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना क्रिटिकल केस कभी नहीं आया था। हो ना हो इस लड़की के साथ कुछ बुरा तो जरूर हुआ है। मैं जानता था कि यहाँ कुछ छुपा हुआ था। ये कहानी सिर्फ बच्चों या लड़की तक महदूद नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। अब इस रात से पर्दा हटाना मेरी जिंदगी का मिशन बन चुका था। मैंने अपनी टीम की तरफ देखा और कहा, यह मामला किसी आम केस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है यहाँ और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मगर मैं नहीं जानता था कि जो सच हम तलाश करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि इंसानियत की खामोश चीख थी। अपनी टीम के हमरा मैं थाने वापस आया। उस लड़की और बच्चों के बारे में मेरा दिमाग सोच सोच कर पागल हो रहा था। वो मासूम चेहरे मेरी नजरों के सामने थे, डरे और सहमे हुए, दुनिया से बेपरवाह, अपनी मां की आगोश में छुपे बैठे थे। मेरे जहन में सवालों की एक भीड़ थी। ये लड़की आखिर किस खौफ में मुब्तला है और बच्चे किसके हैं? गांव वाले इतने खामोश क्यों हैं, जबकि एक लड़की जो कुछ बरसों से इस झोंपड़ी में मुकीम है, गांव वाले कैसे उससे इतना लाइल्म हो सकते हैं? कुछ तो था जो गांव वाले मुझसे छुपा रहे थे। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा था कि कांस्टेबल आया। बोला, सर आप क्यों इस केस के बारे में इतना उलझ रहे हैं? वैसे भी तो ये सब हमारे मुल्क में होता चला आ रहा है। आप इन तमाम सोचों से अपने जहन को आजाद करें और ये नहीं गर्मा गर्म चाय पिए। मैंने वो सीधी नजरों से कांस्टेबल की तरफ देखा और कराहियत भरे लहजे में बोला, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना सीखो। कांस्टेबल शर्मिंदा होते हुए बोला, साहब मैं तो कहता हूं हमें दोबारा से उस गांव जाना चाहिए और नए सिरे से तहकीक करनी चाहिए। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। मैं अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल घुमाते हुए बोला, क्या तो तुम ठीक रहे हो? मैं भी यही सोच रहा हूं कि हमें वहां जाकर दोबारा से नए सिरे से सब कुछ करना होगा। हो सकता है कि कोई सुराग मिल जाए। मैंने अपने तजुर्बे पर भरोसा करते हुए फौरी तौर पर एक इब्तिदाई तफ्तीशी टीम तश्कील दी। मैं जल्द से जल्द गांव पहुंचकर वहां मजीद तफ्तीश करना चाहता था। मेरा मकसद था कि हकाइक को जितना जल्द मुमकिन हो सके सामने लाया जाए। जैसे ही मैं अपनी टीम के साथ गांव पहुंचा तो गांव के लोगों में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने महसूस किया कि मुझे देखकर गांव वाले खौफजदा से हो गए हैं। उनकी नजरें जैसे मुझसे सवाल कर रही थी कि अब तुम यहां क्या लेने आए हो? मैंने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उस बूढ़े को अपने पास बुलाया, जो पहले ही मुझे उस लड़की के मुतालिक बता चुका था। मगर जो कुछ उसने बताया उससे बड़ा भी कोई सच था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। वो बूढ़ा बोला, जी साहब। मैं सवालिया नजरों से बुजुर्ग की तरफ देखते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि आप उस लड़की के मुतालिक मजीद बताकर कि इसको सुलझाने में हमारी मदद करें। मेरी ये बात सुनकर वो बूढ़ा अपने हाथों को मसलने लगा और बोला, साहब मैं जितना कुछ जानता था मैंने आपको बता दिया। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं उस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप लोगों की मदद के बगैर मैं उस लड़की को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। मेरी ये बात सुनकर गांव वाले सरगोशियां करने लगे, जिन्हें मैं समझ ना पाया, मगर गांव वालों के चेहरे बता रहे थे कि वो किसी डर या खौफ के बाइस सच बताने से कतरा रहे हैं। मैंने अपनी टीम को झोंपड़ी के अंदर और इर्द गिर्द इलाकों को अच्छी तरह देखने की हिदायत की। झोंपड़ी की हालत बहुत बोसीदा थी। अंदर की हालत ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये लड़की खराब मौसम के बाइस किस तरह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहां गुजारा करती होगी। आजकल के दौर में ऐसी झोंपड़ी में रहना बहुत हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात थी। टीम ने झोंपड़ी के अंदर का जायजा लिया तो एक गंदा बोसीदा बिस्तर, जिस पर जगह जगह पैवन लगे हुए थे, कुछ पुराने कपड़े जिनकी हालत बहुत ही बुरी थी, और एक लकड़ी का टूटा हुआ संदूक पड़ा था। संदूक पर नजर पड़ते ही मुझे जैसे उम्मीद की किरण नजर आई। हो सकता है इस संदूक में कुछ ऐसा हो जो इस केस को सुलझाने में मेरी मदद करे। ये सोचते हुए मैं उस संदूक की तरफ बढ़ा। संदूक पर मिट्टी की तहें जमी हुई थी। जैसे ही मैंने लकड़ी का वो संदूक खोला तो उसमें बच्चों के कपड़ों के साथ चंद पुरानी तस्वीरें और खतूत मिले। तजस्सुस के मारे मैं जल्दी से उन खतूत को खोलकर पढ़ने लगा तो उन खतूत पर कोई दस्तखत नहीं थे, मगर अल्फाज बहुत ही अजीबोगरीब थे। खामोश रहो वरना नताइज भयानक होंगे। ये बच्चे तुम्हारे नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी हैं। ये पैगामात साफ जाहिर कर रहे थे
कि ये लड़की किसी के खौफ में है और कोई ताकत इसे खामोश रखने की कोशिश कर रही है। उन खुतूत को हासिल कर लेने के बाद भी कोई पुख्ता सबूत ना मिला। मेरी टीम के कारकुनों ने आकर मुझे आगाह किया, सर ऐसी कोई चीज नहीं मिली। हमने पूरी झोंपड़ी छान मारी। मैं दोबारा से उस लड़की के सामने बैठा, बगौर उसका जायजा ले रहा था, जिसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों की थकन का शिकार हो। जहां बच्चों की मां के चेहरे पर खौफ के साए लहरा रहे थे, वहीं बच्चे हर खौफ से बेनियाज अपनी मां के पास बैठे थे। उन बच्चों में से किसी की भी आंखों में बचपना नजर नहीं आ रहा था। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उनके जज्बात चोरी हो गए हों। मैंने उन मासूम बच्चों से सवालात करने की कोशिश की, मगर वो सब खामोश थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कि वो किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरे हों, और उनके पीछे कोई ताकत थी जिसने उन्हें खामोश रखा हुआ था। गांव की हवेली में मैंने गांव के तमाम बुजुर्गों को बुलाया। उनके चेहरों पर हिचकिचाहट थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। उनमें से एक बुजुर्ग बोला, साहब ये लड़की पागल है, किसी पर शक न करें, यह खुद ही मसला है। एक बूढ़े ने कहा, मगर मेरे सवालों ने उनके चेहरों पर झूठ का पर्दा चाक कर दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि हम नहीं जानते कि ये लड़की कहां से आई है, किस खानदान की है, बस ये तो यहां कुछ अरसे से आकर आबाद हुई है। और सबसे अजीब बात, किसी ने कभी इन बच्चों के वालिद के बारे में नहीं पूछा। ये सब खामोश साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उन बुजुर्गों को धमकी दी कि अगर गांव वाले इस साजिश में मुलविस हुए तो मैं एक एक करके देख लूंगा। मेरी धमकी से गांव वाले मजीद खौफजदा हो गए, मगर कुछ ना बोले। उस गांव में तहकीक करते करते सूरज गुरूब होने लगा। मेरी टीम के एहलकार ने झोंपड़ी के पिछले हिस्से से एक छोटा सा संदूक निकाला जो जेरे जमीन था। एहलकार वो फौरी तौर पर मेरे पास लाया और बोला, साहब ये संदूक मुझे झोंपड़ी के पिछले हिस्से से मिला है, हो सकता है आपको जरूरत की कोई चीज इसमें मिल जाए। जैसे ही मैंने संदूक खोला तो उसमें से एक छोटी सी पुरानी डायरी, चंद बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स और एक खूनी रुमाल था। ये सब चीजें मुझे मजीद तशवीश में मुब्तला कर रही थी कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। वो सब चीजें देख लेने के बाद मेरे दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। जो चीज डायरी में मुझे सबसे ज्यादा मशकूक लगी वो एक नाम था जो बार बार डायरी में तहरीर किया गया था, राशिद। मैं उस संदूक को बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ और अपनी टीम को चलने के लिए कहा, मगर गांव वालों को आते हुए ये पैगाम देकर आया कि मैं कल फिर आऊंगा और मेरे पास बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब आप सबको देना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा भरपूर साथ देंगे। वापसी पर हमें रात काफी हो चुकी थी तो मैं सीधा अपने क्वार्टर गया, मगर बिस्तर पर लेटते ही उन बच्चों और उस मासूम लड़की का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ गया कि आखिर उसको किस बात की सजा मिल रही थी, और वो बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी शुरू की है उनकी आंखों में किस कदर खालीपन था। आखिर उनका ये बचपन किसने उनसे छीना। ऐसे बहुत से सवालात जिन्होंने पूरी रात मुझे सोने न दिया। मैं पूरी रात सो न सका, बल्कि बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सुबह का उजाला फैलने से पहले मैं थाने पहुंच गया। जाते ही मैंने अपनी टीम को अलर्ट किया, कुछ जरूरी हिदायत दी। मेरी गाड़ी गांव की उस सड़क पर रवां दवां थी। गांव पहुंचते ही जब मैंने उस लड़की से दोबारा मुलाकात की तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर वो खाली नजर आती थी। उसकी जबान साकत थी, जैसे अल्फाज खुद के कैदी हों। मैंने एक सरसरी सी नजर गांव पर डालते हुए कहा, क्या मेरे जाने के बाद यहां कोई आया था उस लड़की से मिलने के लिए? तो गांव वाले एक जबान होकर बोले, नहीं साहब, यहां तो कोई नहीं आया। वो लड़की मुसलसल पागलों की तरह एक ही जुमला बार बार दोहराती, मैं और बच्चे नहीं जनूंगी, दूर रहो। ये अल्फाज सिर्फ डर की अक्कासी नहीं थे, बल्कि एक जहनी कैद की अलामत थे। मैंने माहिर नफ्सियात को बुलाया तो उन्होंने बताया कि ये लड़की बार बार एक ही सदमे का शिकार हुई है और वही सदमा उसके जहन में गूंजता है, और उसी के खौफ की वजह से ये किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती। गुज़िश्ता जिंदगी में जो कुछ इसके साथ हो चुका वो इसके दिमाग पर नक्श है। ये लड़की सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का शिकार नहीं, बल्कि इसे जहनी तौर पर भी गुलाम बनाया गया है। और ये बच्चे जो इतने खामोश हैं, इनकी ये हालत गैर मामूली है, बल्कि ये नफ्सियाती बीमारी है। यानी ऐसे बच्चे जो किसी खास सदमे के बाद बोलना छोड़ देते हैं। ये बच्चे शायद चीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मगर इनके दिलों की चीखें सिर्फ खामोशी में गूंज रही होती हैं। मैं गुस्से से बोला, जो कोई भी इन बच्चों और इस लड़की का मुजरिम है, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। मगर सबसे पहले इस राज को जानना बहुत जरूरी था, और सबसे बड़ा राज ये था कि गांव वाले भी इस जुल्म का शिकार थे। वो सब जानते थे, मगर खामोश थे।
मैंने सब गांव वालों को झोंपड़ी के सामने जमा किया और बोला, आप में से कोई बता सकता है कि राशिद कौन है? यह नाम सुनते ही मैंने देखा कि सब गांव वालों की आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। सब एकदम खामोश हो गए। मैंने संजीदा नजर उन पर डालते हुए पूछा, इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? अगर आप सीधे से ना माने तो मुझे मजबूरन कानूनी तरीका अपनाना होगा। आप लोगों के पास सिर्फ कल तक का टाइम है। आप सबको थाने में आकर अपने बयान देने होंगे कि आप राशिद के बारे में क्या जानते हैं और उसका ताल्लुक कहां से है। गांव वालों से फारिग होने के बाद मैंने फैसला किया कि उस लड़की और उसके बच्चों को हिफाजती तहवील में थाने लाया जाए। वहां पहुंचकर जब हमने उसका मेडिकल चेकअप करवाया तो रिपोर्ट देखकर मेरे होश उड़ गए। उस लड़की की उम्र 24 साल थी, मगर उसकी सेहत इस कदर नासाज थी कि जैसे कोई हड्डियों का ढांचा हो। लेडी कांस्टेबल ने बताया कि उस लड़की के जिस्म पर पुराने जख्मों के निशानात थे जो तशद्दुद की निशानदेही कर रहे थे। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उसका जिस्मानी मुआयना बता रहा था कि वो पिछले 8 सालों में कई मर्तबा मां बनी थी। यह आम केस नहीं था, कुछ न कुछ बहुत बड़ा छुपा था। कई दिनों तक वो लड़की कुछ न बोली, वो बस खौफजदा नजरों से हमें देखती रही। मैंने एक माहिर नफ्सियात की मदद ली जो खास तौर पर जिनसी इस्तहलाल के शिकार होने वाली खवातीन की माहिर थी। आखिर कई दिनों की कोशिश से और माहिर नफ्सियात की मदद से बहुत दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उस लड़की का डर खत्म हुआ, उसने बोलना शुरू किया। और जो कहानी उसने सुनाई वो किसी भयानक ख्वाब से कम न थी, जिसमें दर्द और कर्ब दोनों शामिल थे। उसने बताया कि मैं छोटी थी जब मेरे वालिदैन फौत हो गए। चचा ने मुझे अपने घर रख लिया, मगर वहां मुझे नौकरानी की तरह रखा गया। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस थी और अक्सर अपनी मायूसी को दूर करने के लिए चचा के घर के करीब बने पार्क में जाया करती। मैंने देखा कि एक आदमी मुसलसल जैसे मेरी खोज में था। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे चचा चची का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वहां से निकल आओ। उस वक्त मैं बहुत मासूम थी। मैंने नासमझी से कहा, मगर मैं जाऊंगी कहां? तो वो आदमी बोला, मैं तुम्हें एक जगह काम दिलवाऊंगा, बहुत अच्छे लोग हैं, रहने के लिए तुम्हें रिहाइश भी देंगे। मैं उस आदमी के जाल में आ गई तो वो मुझे शहर ले गया। वहां मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। 2 रोज तक मैं वहां भूखी प्यासी रही। मैं चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई वहां मेरी फरियाद सुनने वाला न था। रोजाना मुझ पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया जाता। मुझे खामोश रहने की ताकीद की जाती। मुझे एक जगह से दूसरी जगह एक कैद खाने में रखा गया। शायद वो कोई तहखाना था जहां मुझे कैद किया गया। आयशा ने बताया कि वो इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क का शिकार हुई थी, जहां लड़कियों को जिनसी गुलाम बनाया जाता था। वहां हर रोज दर्जनों खवातीन पर जुल्म होता। रोजाना वहां पर दर्जनों मर्द आते और उन औरतों को अपनी हवस और ताकत का निशाना बनाते। वो औरतें चीखती चिल्लाती, मगर कोई उन्हें बचाने वाला न था। चूंकि मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, इसीलिए मुझे उन औरतों से अलग रखा गया। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि जब एक दिन एक आदमी मुझे खाना देने के लिए आया तो वो बाहर से दरवाजा लॉक करना भूल गया। मैंने मौका गनीमत जाना और वहां से भाग निकली, मगर मेरी किस्मत ने ज्यादा देर मेरा साथ न दिया। मैं आयशा के सामने बैठा बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। आयशा के खामोश होने के बाद मैं बोला, क्या तुम बता सकती हो कि ये राशिद कौन है? राशिद का नाम सुनते ही आयशा के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। खौफ के मारे जैसे उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। मैं बोला, देखो आयशा, डरो नहीं, अब तुम महफूज हाथों में हो। तुम्हें किसी से भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो और मुझे सब कुछ खुलकर और साफ साफ बताओ। मगर मेरी बातों से ज्यादा शायद आयशा के दिलो दिमाग पर वो खौफ तारी था जो न जाने कई अरसे से वो अपने ऊपर हावी किए फिर रही थी। मेरे लाख पूछने के बावजूद भी आयशा ने कुछ न बताया। मैंने फिलहाल आयशा को उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि जितनी मालूमात मुझे मिल चुकी थी उससे ये बात तो वाज़ेह थी कि राशिद और उस गैंग का जिसने आयशा को अगवा किया आपस में कोई न कोई गहरा ताल्लुक है। मगर उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है, इसको जानना बहुत जरूरी था। मैंने लेडी कांस्टेबल को बुलाया और उससे कहा कि आयशा को उसके कमरे में छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी और उस वक्त उससे कोई और बात करना मुझे मुनासिब न लगा। अगले दिन गांव वाले मेरे कहे के मुताबिक थाने में आए तो मैंने दोबारा से राशिद का जिक्र छेड़ा कि ये राशिद कौन है, जिसका नाम सुनकर आयशा भी खौफजदा हो जाती है। ये सारी कहानी राशिद नामी शख्स के इर्द गिर्द घूम रही थी। मैं इस सारे मामले को जल्द अज जल्द सुलझाना चाहता था। सब लोग खामोश थे। इतने में एक उधेड़ उम्र औरत जिसका नाम जरीना था वो आगे आई और बोली,
साहब, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। आयशा हमारे ही गांव की लड़की है। मैं कोई भी रद्द अमल दिए बगैर बोला, ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर तुम लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? जरीना बीवी घबराते हुए बोली। साहब, हमें डर लगता है। मैंने सब गांव वालों को तसल्ली देते हुए कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मुझे सारा सच बताएं, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। तो जरीना बीवी हिम्मत करते हुए बोली, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। आयशा का बचपन यहीं इसी गांव में ही हमारी आंखों के सामने गुजरा। आयशा का बचपन भी आम लड़कियों की तरह मासूमियत के साथ शुरू हुआ, जैसे गांव की हर बच्ची का होता है। नन्हे कदमों से मिट्टी में खेलती, हंसती मुस्कुराती आयशा अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। उसके माँ बाप बहुत सुलझे हुए थे, जो बेटी के लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते थे। आयशा की आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो दुनिया को बदलने आई हो, मगर वो चमक ज्यादा देर कायम न रही। आयशा की जिंदगी का वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, वो सिर्फ 12 साल की थी जब राशिद की नजर उस पर पड़ी। राशिद सिर्फ एक शख्स नहीं था, बल्कि वो एक शिकारी था जो मासूमियत के पीछे पीछे खौफ लेकर चलता था। राशिद, जो कि उस गांव के एमएनए का बेटा था, वो आयशा पर शुरू से ही गंदी नजर रखता था। उस वक्त आयशा मासूम थी, तो वो उसे एक खाली मकान में ले गया जहां सिर्फ अंधेरा था। वहां आयशा की चीखें सिर्फ दीवारों ने सुनी। उन चीखों की गूंज कभी रुकी ही नहीं, बल्कि हमेशा आयशा के अंदर जिंदा रही। जरीना बीबी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एकदम जरीना खामोश हुई तो मैं बोला, जरीना बीबी, आगे बताओ कि क्या हुआ? जरीना बीबी ने दोबारा से बोलना शुरू किया। साहब जी, आयशा के माँ बाप राशिद के जुल्म के खिलाफ बोले तो राशिद ने ऐसी बाजी पलटी कि उनकी मौत को हादसाती मौत का नाम दे दिया गया, जिस पर पूरा गांव खामोश रहा, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम में से किसी ने भी आवाज उठाई तो हमारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो कि आयशा के माँ बाप के साथ हुआ। आयशा ने अपने माँ बाप को खो दिया, एक ही दिन और एक ही वक्त पर। आयशा के सामने दो लाशें पड़ी थी। साहब जी, इसका तो जहां ही लुट गया। वो नन्ही कली, वो तो उसी दिन मुरझा गई थी जब राशिद ने अपनी गंदी नजर उस पर डाली, और फिर माँ बाप के चले जाने का दुख वो बच्ची सह न पाई तो वो फूट फूट कर रो दी। पूरा गांव आयशा के गम में शरीक था, मगर चाह कर भी कोई उसके गमों का मदावा न कर सका। माँ बाप की मौत के बाद उसके चचा चची उसे अपने घर ले गए। वहां कुछ अरसा रहने के बाद एक आदमी ने आयशा को काम का झांसा दिया और वो उसे अपने साथ शहर ले गया। उसके बाद न जाने आयशा के साथ क्या हुआ और ये बच्चे किसके हैं। साहब, हमें कुछ नहीं मालूम, मगर हाँ, आयशा सब कुछ जरूर जानती है। मैं गांव वालों पर अपनी नजर गाड़ते हुए बोला, राशिद के आगे पीछे कौन है, मतलब उसके घर में कौन कौन है? तो जरीना बीबी बोली, साहब जी, राशिद का बाप तो कब का चल बसा। एक माँ है बूढ़ी और लाचार सी, वो भी अपने बेटी की ऐसी हरकतों की वजह से उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाती। मैं बोला, अच्छा, आप लोग अब जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको दोबारा से यहां आने की जहमत दूंगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि आखिर आयशा ने मुझे आधा सच क्यों बताया, क्यों उसने राशिद की ज्यादतियों के बारे में नहीं बताया। अभी भी बहुत कुछ था जो मेरी आंखों से ओझल था। अगले दिन टीम के साथ मैं गांव पहुंचा और राशिद को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला, मगर अभी उसके बयानात बाकी थे। दूसरी तरफ मैंने लेडी कांस्टेबल को कहा कि वो आयशा से मजीद मालूमात इकट्ठी करें, हो सकता है कि आयशा अपने बारे में मजीद कुछ बताए। लेडी कांस्टेबल ने आयशा के बयान करदा अल्फाज में बताया कि मेरे पास कोई महफूज ठिकाना ना होने की वजह से स्मगलरों ने मुझे दोबारा से अगवा कर लिया। दोबारा से मैं उस माहौल का हिस्सा बन गई। दूसरी लड़कियों की तरह मेरे साथ भी जिस्मानी ज्यादती होने लगी। फिर एक दिन जब मैं हामला हुई तो मुझे एक वीराने में छोड़ दिया गया ताकि मैं बच्चा जनकर मर जाऊं या फिर वापस आ जाऊं, मगर वहां से भी मैं भाग निकली और यहाँ गांव में पनाह ले ली। मगर यह सिलसिला खत्म न हुआ। अगर वहां वो पूरा गैंग था तो यहाँ गांव में राशिद जैसा बाअसर और दरिंदा सिफ्त इंसान भी था जहां मैं महफूज नहीं थी। बच्चा जनने के बाद फिर से मुझे अगवा कर लिया गया, फिर वही जुल्म, और फिर एक नया बच्चा मेरी कोख में आ गया। कहानी के ये दोनों सिरे मुझे उलझाए हुए थे। मैं ये फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर आयशा का मुजरिम कौन है, राशिद या फिर वो गैंग। ये सवाल मेरे जहन में खून की तरह गर्दिश कर रहा था। जब मैंने आयशा से मजीद राशिद के बारे में पूछा तो वो बौखला गई और डरते हुए बोली, नहीं, वो मुझे और मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। किस कदर राशिद ने अपना खौफ आयशा पर मुसल्लत किया हुआ था। वो कुछ भी बयान करने से खौफ खाती है।
मैं इस केस को जितना सुलझाना चाहता था, इसमें उतना ही उलझता जा रहा था। मैं चाहता था कि उन मासूम बच्चों को और उनकी मां को इंसाफ दिलवाऊं, और यही मेरी अव्वलीन तरजीह थी। मैंने आयशा के केस की गहराई में तहकीक शुरू की, राशिद से सच उगलवाने की बहुत कोशिश की, उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया, मगर इस सब के बावजूद उसने अपनी जबान न खोली। वो अपने हर जुर्म से इनकार करता रहा, यहां तक कि उसने इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो तो आयशा को जानता तक नहीं। अभी राशिद को अपनी कस्टडी में लिए हुए सिर्फ 2 ही दिन गुजरे थे कि मुझे सीनियर की कॉल आई कि आज और इसी वक्त राशिद को रिहा कर दो। मैं बोला, मगर सर, मेरी बात को रद्द करते हुए सख्ती से मुझे राशिद को छोड़ने के ऑर्डर दिए गए। उस वक्त मुझे अपने मुल्क के कानून और अपने सीनियर्स पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऐसे अफसरान की वजह से ही हमारा इदारा आज उस दहाने पर खड़ा है कि जहां जुल्म आम है, जुल्म करने वाले सरेआम फिर रहे हैं। ना चाहते हुए भी मुझे राशिद को रिहा करना पड़ा। जेल से जाते हुए राशिद के चेहरे पर एक मक्कार सी मुस्कुराहट थी, जिसने मुझे अंदर तक दहला दिया। मैंने गुस्से से कुर्सी को टांग मारकर दूर फेंक दिया और राशिद के करीब जाकर बोला, अगर तुम आयशा की जिंदगी को बर्बाद करने में जरा बराबर भी मुलविस हुए तो बहुत जल्द तुम इन सलाखों के पीछे होगे और मैं तुम्हें कानून से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। राशिद अजीब से लहजे में बोला, साहब, हम जैसे बासर अफराद को सजा दिलवाना और सलाखों के पीछे भेजना तुम जैसे अफसरान की बस की बात नहीं। मैं खूनखार नजरों से राशिद की तरफ देखते हुए बोला, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि अगर तुम मुजरिम हुए तो तुम्हें कानून से जरूर सजा दिलवा कर रहूंगा। राशिद के रिहा होने के बाद मैंने केस को पेचीदा तरीके से हल करने का फैसला किया। बहुत जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह महज घरेलू तशद्दुद का केस नहीं था, यह एक ऐसा जाल था जिसके तार दूर दूर तक फैले हुए थे। हर कड़ी किसी न किसी खौफनाक हकीकत से जुड़ी हुई थी। राशिद सिर्फ एक दरिंदा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का मोहरा था। इस नेटवर्क को मकामी तौर पर सौदागर के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा गिरोह जो मासूम लड़कियों और बच्चों को निशाना बनाता था, उन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर तोड़ना और फिर उनका इस्तेमाल करता मुख्तलिफ गैर कानूनी कामों में। राशिद शुरू से ही एक आम इंसान नहीं था, बल्कि एक लालच और शैतानी सोच शुरू से उसके खून में शामिल थी, और राशिद की इस शैतानी सोच ने उसे उस गैंग का हिस्सा बना दिया। गांव में एक संजीदा आदमी के तौर पर जाना जाता, लेकिन उसके पसे पर्दा वो एक दरिंदा था जो लड़कियों को मोहरा बनाकर अपने इस्तेमाल में लाता। आयशा की तरह गांव की मासूम लड़कियों को मोहब्बत का झांसा देकर उन्हें जहनी तौर पर इतना तोड़ देना कि वो कभी सच न बोल सके। राशिद के जरिए लड़कियां अगवा की जाती, उनकी वीडियोस बनाई जाती और उन्हें ब्लैकमेल करके खामोश कर दिया जाता। राशिद इस नेटवर्क के लिए खास शिकार था, आयशा इस नेटवर्क के लिए खास शिकार थी, लेकिन वक्त के साथ वो एक अहम सबूत बन गई। आयशा की कहानी राशिद की जिंदगी का सिर्फ एक बाब नहीं थी, बल्कि वो इस पूरे नेटवर्क के लिए खतरा बन सकती थी। यही वजह थी कि राशिद हमेशा आयशा को खौफ में रखता था कि वो खुद कभी जबान न खोले। मैंने कई दिनों की मेहनत और कोशिश से दोबारा राशिद के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट हासिल किए, क्योंकि वो मुजरिम होने के बावजूद गांव में सरेआम फिर रहा था। मैंने राशिद के फोन और दस्तावेज की छानबीन की तो उससे कुछ खौफनाक हकायक मिले, जिनका आयशा से गहरा ताल्लुक था। गिरफ्तारी के बाद राशिद को अदालत में पेश किया गया और साथ ही साथ आयशा को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया। सबकी नजरें उस पर थी, मगर उसके होंठों पर खामोशी थी। मैं चाहता था कि आयशा इस खामोशी को तोड़े और अपने हक के लिए आवाज उठाए, अपने ऊपर किए गए मजालिम का बदला ले। जब गवाही के लिए आयशा को कटहरे में बुलाया गया तो वो बैठी न जाने किन गहरी सोचों में गुम थी। आयशा पर वही खौफो हिरास मुसल्लत था जो शुरू दिन से मैं देखता आ रहा था। अचानक वो खड़ी हुई और सिर्फ एक जुमला कहा, ये जिस्म तो आजाद हो गया, मगर मेरी रूह अभी भी कैद है। ये अल्फाज अदालत में गूंजते रहे। हर शख्स ने पहली बार हकीकी इंसाफ की तकलीफ को महसूस किया। आयशा कभी आजाद न हो सकी, मगर उसने हजारों दिलों को झंझोड़ दिया, क्योंकि असल इंसाफ सिर्फ जुर्म खत्म करने में नहीं, बल्कि सदमात को समझने और जख्मों को भरने में है, जिन्होंने न सिर्फ आयशा के जिस्म को बल्कि रूह तक को छलनी कर दिया। उस वक्त अदालत में आयशा हर एक की निगाहों का मरकज थी, जिसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। अदालत से वापसी पर मैंने आयशा को अपने कमरे में बुलाया और नरम लहजे में बोला, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों के मुजरिमों को भी मैं कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं? आयशा खोए हुए अंदाज में बोली, साहब चाहती हूं, मगर मैं जानती हूं कि जितनी बड़ी बड़ी ताकतें इन सब के पीछे हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या फायदा
जगह जगह जाकर मैं गवाहियां देती फिरूं, जबकि मैं अच्छे से जानती हूं कि कोई भी उन दरिंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बोला, आयशा मुझ पर यकीन रखो, मैं उन सब मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। मैं तुम्हारे दुखों और तुम्हारे साथ किए हुए मजालिम का मदावा करना चाहता हूं। आयशा की जिंदगी के सफात ऐसे थे जिन पर वक्त ने स्याही के बजाय खून से लिखा था। हर दिन एक नए खौफ के साथ तुलू होता और हर रात बेबसी के आंसुओं में डूब जाती। आयशा कहती कि शायद ऐसी शाम ही मेरी जिंदगी का मुकद्दर है। वो अक्सर खुद से सवाल करती, क्या मैं वाकई जिंदा हूं या सिर्फ सांसें ले रही हूं? क्योंकि इतने जुल्म और ज्यादतियां सहने के बाद आयशा और उसका वजूद हर एहसास से आरी हो चुके थे। आयशा को कानूनी तहफ्फुज में आए हुए कई दिन हो चुके थे। उस लेडी कांस्टेबल से उसकी काफी बातचीत थी। वो लेडी कांस्टेबल को बताती कि आज भी उसके जहन में वो सब महफूज है। उसके पुराने घर का सहन, वो टूटा हुआ झूला जहां आयशा कभी हंसती थी, मट्टी में मदफून एक पुराना खिलौना जिसके साथ उसके बचपन की यादें वाबस्ता थी। ये सब कुछ आयशा के जहन के आईने में नक्श था। आयशा उन लम्हों और उन यादों को अपने जहन से एक लम्हे के लिए भी निकाल ना सकी। एक दिन मैं यूं ही चक्कर लगाते लगाते आयशा की रिहाइश के पास से गुजर रहा था कि मेरे कानों में आयशा की आवाज गूंजी, हंसी सिर्फ खुशनसीबों के लिए है। ये जुमला साबित करता था कि आयशा के अंदर एक जंग चल रही थी, मां की मोहब्बत बमुकाबला नफरत की जंजीरें। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरे दिल पर गोया किसी ने तीर चलाया हो। वो मासूम बच्चे सहमे हुए अपनी मां के पास बैठे थे। शायद वो हंसने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी मां ने यह कहकर चुप करवा दिया। उसके चेहरे पर वक्त ने गहरे निशान छोड़ दिए थे। हर लाइन, हर एक दर्दनाक याद की अलामत थी। जब कभी वो आईना देखती तो एकदम से चीखती कि ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक साया है। आयशा और उन मासूम बच्चों की ऐसी हालत मुझसे देखी न जाती। मैं दिन रात इस केस की तहकीक में लगा रहा तो एक खौफनाक राज मेरे सामने आया। राशिद ना सिर्फ आयशा बल्कि पूरे इलाके की मासूम लड़कियों का गुनहगार था। उसके खिलाफ एक आयशा ही नहीं बल्कि बहुत सी मासूम लड़कियां खामोश थी, क्योंकि उनके पास बोलने की हिम्मत ही न थी। ये कहकर उनकी आवाजों को दबाया गया कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगी। यही खौफ तमाम लड़कियों की जबान पर ताला लगाए हुए था। आयशा इन सब लड़कियों की कहानी का मरकजी किरदार थी। राशिद ने आयशा को सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं तोड़ा बल्कि उसे एक जिंदा लाश बना दिया। वो तब से आयशा पर तशद्दुद करता आ रहा था जब से उसके माँ बाप जिंदा थे। तहकीक से मालूम हुआ कि राशिद के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत माफिया है। यह सच्चाई सामने लाने का मतलब था कि सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे निजाम को चैलेंज करना। मैंने आयशा से कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामोशी इख्तियार करके बाकी की जिंदगी कैदी की तरह गुजार लो, या फिर सच्चाई के लिए खड़ी हो जाओ, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। एक दिन आयशा बच्चों को गोद में लेकर खुद मेरे पास आई और बोली, मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इनके लिए नहीं। यह जुमला आयशा की खामोशी से बगावत का आगाज था। वो बोली, साहब, मैं अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हूं। मैं खुद पर तो होने वाला जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूं, मगर इन मासूम और बेगुनाहों पर मैं ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती। अदालत में जब आयशा गवाही देने के लिए खड़ी हुई, पूरा हॉल खामोश था। आयशा की कांपती आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए बोल रही हूं जो आज भी खामोश है। उसने राशिद नामी शख्स के अंदर छुपी दरिंदगी को भी बेनकाब कर दिया। आयशा की गवाही देने के बाद अदालत ने हुक्म दिया कि आयशा को मुकम्मल तहफ्फुज दिया जाए ताकि उसे किसी किस्म का खौफ और खतरा लाहक न हो। राशिद कुछ दिन की कैद के बाद दोबारा से रिहा हो गया। उसने अपना इल्जाम तो कबूल न किया, मगर उसकी मदद से एक बहुत बड़ा माफिया गैंग पकड़ा गया, जिसकी बदौलत अदालत ने हुक्म दिया कि राशिद को रिहा कर दिया जाए। मेरे ख्याल में गैंग का नेटवर्क खत्म हो चुका था। मैंने सोचा कि चलो अब तो हर मामला हल हो चुका है, लेकिन एक सवाल मुसलसल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि आखिर आयशा के बच्चों का बाप कौन है। राशिद के एतराफ के बावजूद वो बच्चों की शनाख्त के बारे में खामोश रहा था। आयशा की खामोशी में भी एक अजीब सा खौफ छुपा था। मुझे लग रहा था जैसे सच अभी भी कहीं किसी अंधेरे गोशे में छुपा हुआ है। एक दिन मैंने आयशा को तन्हाई में बुलाया और नरमी से पूछा, आयशा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दो कि बच्चों का बाप कौन है। आयशा की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ और शदीद दुख की झलक आई। उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, ये बच्चे सिर्फ मेरे नहीं,
ये मेरे दर्द और खौफ के गवाह हैं। आयशा की ये बात मेरे दिल को छू गई, लेकिन सच जानना जरूरी था। मैंने खुफिया तहकीक के तहत बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया था कि सच्चाई के करीब पहुंचा जा सके। जब रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट्स देखकर मेरे हाथ कांपने लग गए। बच्चों के डीएनए में एक जैसा पैटर्न था, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि उन सब के वालिद मुख्तलिफ थे। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, मेरा दिमाग चकराने लगा, मुझे खुद से घिन आने लगी, क्योंकि मैं भी मर्द साथ था। कैसे कैसे कर सकते हैं ये लोग इतना बड़ा जुल्म एक मासूम के साथ? ये इंसान नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में छुपे हुए दरिंदे हैं। मैंने रिपोर्ट्स के हाथों में पकड़े पुख्ता इरादा किया कि मैं इन लोगों को कानून से सख्त सजा दिलवा कर रहूंगा। यह इंकिशाफ एक नए मुहिम का आगाज था। मैंने राशिद को दोबारा तफ्तीश के लिए बुलाया। जेल की सख्त दीवारों के बीच राशिद टूटी हुई कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। मेरे सामने आते ही राशिद ने जो पहला जुमला बोला वो ये था, साहब आप अभी असल हकीकत से बहुत दूर हैं। यह जुमला मेरे दिल पर चोट की तरह लगा। मैं गुस्से से बोला, क्या मतलब? तो राशिद खामोश हो गया। मैं गरजदार आवाज में बोला, तुमने जितना बोला वो अधूरा सच था, अब सब कुछ सच कहो। यह सुनते ही राशिद के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। वो एक लम्हे को साकत रह गया। मैंने कराहियत भरे लहजे में कहा, तुम क्या समझते थे कि तुम मुझसे सच छुपा लोगे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे इस मकरूह चेहरे के पीछे एक भयानक दरिंदा छुपा हुआ है। अब तुम सीधे से सब कुछ सच सच बताते हो या फिर मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा? मैंने राशिद की आंखों में देखा, वहां खौफ नहीं था, बस एक अजीब सी बेनियासी थी। साहब तुम क्या समझते हो कि मैं आयशा के बच्चों का बाप हूं? नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूं। असल बाप तो वो लोग हैं जो सच से ज्यादा ताकतवर हैं। राशिद के इस जुमले ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। साहब सच सिर्फ वो नहीं होता जो सामने नजर आता है, कभी कभी सच आईने के पीछे छुपा होता है। मैं बोला, सच से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। अगर होता तो तुम यूं आज दोबारा मेरे सामने ना बैठे होते। मैंने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया तो कुछ चौंका देने वाले हकाइक मेरे सामने आए। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग मासूम जिंदगी तबाह कर सकते हैं जिन पर आवाम को गर्व होता है। बच्चों के बाप वही बाअसर अफराद थे जिन्होंने नेटवर्क गैंग बनाया था। उस वक्त का सियासतदान जो खुद को इज्जतदार कहलाता था, कारोबारी शख्स जिसने आयशा को खरीदने की कोशिश की, और कुछ मेरे ही शूबे से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरान जिन्होंने इस केस को दबाने की बहुत कोशिश की। ये लोग राशिद के जरिए आयशा को ब्लैकमेल करते थे और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते रहे। मैंने राशिद की मौजूदगी में ही आयशा को बुलवाया तो वो राशिद को देखकर हवास बाख्ता हो गई। मैं बोला, आयशा इत्मीनान से यहां बैठो, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने राशिद की कही बात आयशा के सामने दोहराई तो आयशा कुछ देर खामोश रहने के बाद आखिरकार बोल पड़ी, आपको क्या लगता है सच बोलने से मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी? मैं खामोश रहा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। वो बोली, मुझे कैद करके रखा गया। मेरे जिस्म को नहीं बल्कि मेरी रूह को भी खरीदा गया था। हर साल जब मैं मां बनती, मेरी उम्मीद और इज्जत दोनों मर जाती थी। ये बच्चे मेरे लिए सिर्फ बच्चे नहीं, ये हर उस जुल्म का सबूत है जो मुझ पर हुआ। वो चीखते हुए बोली, साहब ये मेरे साथ ही नहीं बल्कि हजारों अनदेखी औरतें इस जुल्म का शिकार हैं और समाज के अंधेरे में छुपकर वो ऐसे बच्चे जनती हैं। मैंने राशिद और आयशा के बयानात, बच्चों के डीएनए रिपोर्ट्स, मुजरिमों के एतराफात अदालत में पेश किए। अदालत ने सख्त फैसला दिया। तमाम मुजरिमों को उम्र कैद की सजा दी गई। नेटवर्क को सरकारी सतह पर खत्म कर दिया गया और आयशा को कानूनी तहफ्फुज दिया गया। अदालत से वापसी पर आयशा बोली, साहब अब यह बात जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चों के बाप कौन है। अब यह अहम नहीं है, अहम यह है कि वो किस तरह के इंसान बनेंगे। आयशा ने बच्चों को तालीम दी, उनमें हिम्मत भरी और उन्हें सिखाया जुर्म के साए में पैदा होना जुल्म नहीं, लेकिन खामोशी में रहना जुल्म है, खुद के ऊपर भी और अपने से जुड़े रिश्तों के ऊपर भी। उस दिन मैं समझा कि बच्चे खून के रिश्तों से नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत से पहचाने जाते हैं। और फिर जुल्म हमेशा छुपा नहीं रहता बल्कि सच्चाई की रोशनी एक न एक दिन उस पर जरूर हावी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।